नमस्कार, आदाब, और जय सत श्री अकाल। हम आपके मित्र दोस्त आशीर्वाद आपके लिए ये ज्योग्राफी की श्रृंखला जिसमें पार्ट 3 कक्षा 9वीं, इससे पहले में हमने 1-2 पार्ट कर चुका हूं और यह आपकी तीसरी अध्याय है जिसमें हम अब्बाह तंत्र यानी ड्रेनेज सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ड्रेनेज सिस्टम नाला मत समझिएगा, जो नाली वगैरह होती है वो मत समझिएगा। इसमें नदी वगैरह से रिलेटेड उनके बारे में जितने भी नदी है, प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी नदी है, ऊपर से निकलने वाली जो माउंटेन से निकलने वाली जो कौन कौन सी नदियां हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। उससे पहले जरा आपसे कुछ मुखाफती बोले। यह श्रृंखला आपको इन्फिनिटी वन एकेडमी की तरफ से लाई गई है जो आपके लिए बिल्कुल मुफ्त होगी और इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित होकर और अपने मित्रों को भी लाभान्वित करने का काम करें। चलिए और आगे चलते हैं, देखते हैं कि अब्बाह तंत्र क्या है। जिसमें कहता है इसमें जितने भी नदी तंत्र वगैरह जो रिवर्स वगैरह है उनकी स्टार्टिंग कहाँ से है हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले एक चीज़ इसमें और हम आपको बता दें कि यह पर्सपेक्टिव हमने केवल एनसीईआरटी से नहीं ली है, इसमें मैंने माजिद हुसैन को भी शामिल किया है। 1-2 बुक हमने इसमें शामिल किया है और इसमें बड़ी बड़ी बुक है क्योंकि जितने भी नदी हैं वह आपको समझने में बेहद आसानी होगी, जो भविष्य में फिर कभी आप किसी भी कंपटीशन का एग्जाम दो तो आपको नदी तंत्र के बारे में परेशानी ना हो। चलिए, भारत में अब्बाह तंत्र नदी, सहायक नदी, उद्गम, सरिताएं, उपनदियां, डेल्टा और ज्वार, यह सारे उसके हैं। कहा इंडिया में ड्रेनेज सिस्टम, रिवर्स, ट्रिब्यूटरीज, रिवर्स, ऑर्गेनिक, उसके बाद है ओरिजिन, स्ट्रीम्स, ट्रिब्यूटरी, डेल्टा एंड टाइड, यह सारे की हम चर्चा करेंगे। जिसमें कहता है भारत नदियों को 2 मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है। इंडियन रिवर्स आर डिवाइडेड इनटू 2 मेजर ग्रुप्स, जिसमें एक हिमालय रेंज की अगर बात करते हैं इंडियन रिवर्स की, अगर हम इंडियन रिवर्स की बात करते हैं रिवर्स की, देयर 2 मेन कैटेगरीज। एक बात करते हैं जिसमें हम हिमालय की नदियां यानी तो हिमालयन रिवर की बात करते हैं, हिमालयन रिवर्स की बात करते हैं। दूसरा है पेनिसुलर, हम बात करते हैं पेनिनसुलर रिवर्स, या द लगा लीजिएगा क्योंकि आपको यूज ऑफ द में हमने बता रखा है कि द कहाँ कहाँ लगाया जाता है। ठीक है, तो उसी तरह से हिमालय रीजन की अगर बात कीजिएगा, हिमालय की अधिकतर नदियां बारहमासी नदियां हैं और जिसमें हिमालयन रिवर आर प्रिनिल्स, यानी यह बारहमासी नदियां हैं, मतलब 12 माह बहती रहती है। हिमालय की 3 मुख्य नदी होती है, जिसमें अगर हम बात करते हैं तो अभी नहीं करेंगे, आगे करते हैं, जिसमें ब्रह्मपुत्रा, सिंधु और गंगा, ये 3 नदी हैं जो मुख्य नदी है। उसकी अनेक सहायक नदियां हैं, तो उनसे क्या लेना है, अभी जब लेना होगा तो फिगर के साथ समझाएंगे, उसके बाद बताएंगे। ध्यान दीजिएगा, जिसमें कहता है कि हिमालय की अधिकतर नदियां बारहमासी नदियां हैं और इसमें 3 है, सिंधु तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र। ये 3 इसके है जो मेन है। जिसमें कहता है 2 उत्तरी ओर से निकलती है और यह पूर्ववर्ती नदियां हैं, युवा नदियां हैं, यह पूर्ववर्ती नदियां हैं। 2 नदी उत्तर की ओर से अगर बात करते हैं जिसमें ब्रह्मपुत्रा, और बात करते हैं तो सिंधु, ये 2 उत्तर से ओर की निकलने वाली नदी है। और उसमें एक नदी अगर हम बात करें, एक नदी की बात करें तो वह बे ऑफ बंगाल में जाती है और दूसरी नदी अरेबियन सी में जाती है। और एक और बीच से नदी है जिसको गंगा कहते हैं, जिसकी भारत में 25 किलोमीटर लेंथ है, जो भारत की सबसे बड़ी नदी में आती है। वह नदी आपको उत्तराखंड में उद्गम होती है और बे ऑफ बंगाल में जाकर के
बंगाल की खाड़ी में समाप्त होती है। वहीं दो नदियों के मेल से एक डेल्टा का निर्माण होता है जिसको सुंदरबन डेल्टा कहते हैं, जो कि विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए, अब है प्रायद्वीपीय नदियां, पेनिसुलर रिवर, यानी कहा ईस्टर्न रिवर्स फाउंड इन द बे ऑफ बंगाल। यह पूर्ववर्ती नदियां बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली है, यानी यह दो प्रकार की है। एक अगर बात करते हैं पश्चिम नदियां अरब सागर में मिलने वाली, और यह मौसमी नदियां हैं और बूढ़ी नदियां हैं। और यह जो नदी आप देखते हैं बेटे, अगर यह पेनिसुलर रिवर की बात करते हैं, यह ओल्ड रिवर है, यह ओल्ड रिवर है और यह मौसमी है। कहते हैं ना, मौसम की तरह तुम बदल तो न जाओगे, तो ये मौसम की तरह बदलती रहती है। जैसे मौसम अच्छा हुआ तो खूब बहाव हुआ, और जैसे मौसम खराब हुआ तो इसकी बहाव भी उसके साथ रुक जाती है, अवरोध हो जाती है। आगे बढ़े, चलिए। तो इसके बारे में भी पढ़ेंगे। यह ओल्ड रिवर है, और यह जो हमने तीन नदियों के बारे में देखा है, देख लीजिएगा, जिसमें हमने इंडस देखा, गंगा देखा, ब्रह्मपुत्रा देखा। ये तीन नदियों की अगर बात करते हैं तो ये हिमालय रेंज से निकलने वाली नदियां हैं। जो हिमालय रेंज से निकलने वाली यह उत्तर भारत की सबसे प्रमुख नदियों में गिनी जाती है, प्रमुख नदियों में गिनी जाती है, यानी मेन। और आगे बढ़ते हैं, इनकी सहायक नदी के बारे में भी चर्चा करेंगे, उसके बारे में डायग्राम बना करके उसके बारे में बताएंगे किस तरह से है। इसमें कम से कम आपको 2 से 3 घंटे का क्लास लगेगा टोटल, अगर वीडियो जो भी बनेगी 2 से 3 घंटे की बनेगी। उसी में हम चर्चा करते हैं, ध्यान दीजिएगा कि बूढ़ी नदियों के बारे में देखा। आगे बढ़ते हैं, जिसमें कहता है अपवाह प्रतिरूप यानी ड्रेनेज पैटर्न्स क्या होते हैं। कहता है एक अपवाह प्रतिरूप में धाराएं एक निश्चित प्रतिरूप का निर्माण करती है, जो कि उस क्षेत्र की भूमि की ढाल, जलवायु संबंधी अवस्थाओं तथा स्थल शैल संरचनाओं पर आधारित होती है। वहाँ की जो रॉक्स वगैरह होती है, शैल वगैरह जो होती है, उस पर यह बेस होती है। देखिए क्या कहता है, द stream within a drainage basin from certain partners depending on the slope of land, जो उसकी लैंड की स्लोप होती है। अब सब नदियां कहा कि पहाड़ से गिरती है, कुछ हुआ कि जैसे अब पेनिसुलर रीजन की वही इस तरह से बहती है, क्योंकि आपको बताया था कि पेनिसुलर रीजन की जो पहाड़ियां है उतनी ऊंची नहीं है जितनी कि नॉर्थ की बात करें। और उसके बाद एक और बताया था कि जितनी आप नीचे से बात करते हैं, पूरब की पहाड़ियां उतनी ऊंची नहीं है जितनी कि हमने कहा था कि प्रायद्वीपीय भारत में नीचे जो हम चले आते हैं, केरल वगैरह, तमिलनाडु के तट वगैरह, केरल वगैरह की बात करते हैं, तो उनकी हम जो पहाड़ियों की ऊंचाई औसत बताए थे 900 से 1100 के बीच में बताए थे। और उधर बारे की अगर हम पूर्वी साइड की बताए थे तो उसमें बताया था कि 600 से 900 के बीच में यही लगभग उसकी चलती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो आगे कहा, the streams within a drainage basin from certain patterns depending on a slope of land, underlying rocks structures as well as the climate conditions of the area। उसकी क्लाइमेट कंडीशन क्या है, यानी मौसमी नदियां जिनको हमने कहा है, उन क्लाइमेट कंडीशन पर वह डिपेंड करती है। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है तो बता दीजिएगा। ठीक है, 4 प्रकार, यह 4 प्रकार की होती है। एक ध्रुमाकृति अब्बाह, जालीनुमा अब्बाह और आयताकार अब्बाह और अड़िए अब्बाह। यह आपको सामने डेंट्रिक ड्रेनेज, ट्रेलिस ड्रेनेज, और उसके बाद आप देखते हैं रेक्टेंगुलर ड्रेनेज और रेडियल ड्रेनेज। ये सारे आपको 4 प्रकार के आपके बुक में फिगर बनाए हुए हैं। यह 4 प्रकार के नदियों के बारे में संरचना को दिखाता है। इस तरह का वह इंगित करता है, ऐसा वह दिखाने का काम करता है। जो चारों नदी का अपना अपना है, जालीनुमा नदी होती है, हर तरह की नदियां होती हैं। उन नदियों के बारे में आप देखना। हाँ, फिर उसके बाद देखिएगा क्या कहता है, मुख्य धारा, जैसे सब तरह की इसमें बनाई गई है फिगर
पेज पलट के देख लीजिए, होगा, जरूर होगा। तो उसके बारे में बताया गया है, जैसे वह जो नदियां हैं मुख्य धारा यानी मेन स्ट्रीम, द्रुमाकृतियां अपवाह तंत्र की तरह होती है। उसी तरह से सहायक नदियां ट्रिब्यूटरीज किस तरह से होती है, जैसे मान के चलिए द्रुमाकृति हम बात करते हैं, मेन स्ट्रीम एक नदी ऐसे जा रही है और इससे जो आके जो नदी इसमें मिलती है इसको हम लोग ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। मतलब एक बड़ी नदी में दूसरी नदियों का संगम होने से बड़ी नदी की औसत आयु और बढ़ जाती है, बड़ी नदी की औसत आयु और बढ़ जाती है और एक बड़ी नदी जाकर के अपने गंतव्य स्थान को प्राप्त करती है जहां उसका मुहाना होता है। गंगा में बहुत सारी नदियां मिलती है, यमुना भी गंगा की सहायक नदी है जो आपको दिल्ली से होते हुए गुजरती है और आगरा वगैरह यह सब, जो आगरा नदी पूछता है, पेपर में पूछता है वनडे एग्जाम में कि जो आगरा नदी है, सॉरी, जो आगरा फोर्ट है वह किस नदी के पास है, तो उसके पीछे आगरा कोई गया, हाथ उठाना। हाँ, तो पीछे वाली जो सूखी नदी है ना वह यमुना नदी है जिसमें पानी नहीं मिलता है आपको। जैसे ऊपर में चढ़ते हैं और ऊपर में चढ़ने के बाद जब नीचे देखते हैं तो उसमें पानी नहीं, वह सारी दूषित हो चुकी है, पॉल्यूटेड हो चुकी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फिर क्या कहता है उसके बाद है, यह आपने देखा द्रुमाकृतियां अपवाह, जिसमें कहा डेंड्रिटिक ड्रेनेज देखा। अब है जालीनुमा, जिसको ट्रेलिस ड्रेनेज कहते हैं। यह इस तरह की संरचना होती है, सपोर्ट दैट, ऐसे करके यह संरचना होती है, कई नदियां हैं उसमें से भी कई नदी का सपोर्ट मिलता है इसको, उस तरह की हम जालीनुमा संरचना। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अवरोधक सेल कटक यानी रिज्ड ऑफ रेसिडेंट्स रॉक्स, यह है उसी में आगे जिस नीचे देखते हैं, कहता है कि मध्य शिखर जैसे सेंट्रल अपलिफ्टेड, जैसे ऊपर, जैसे मान के चलो या इस तरह से ऐसे करके सेंट्रल अपलिफ्टेड जिसको हम लोग कहते हैं, यह भी क्या है, नदी है। ठीक है, यह जो आपका गए नंबर फिगर बना हुआ है उसमें है, ध्यान दीजिएगा, एक मिनट, द में है, और ये अपवाह तंत्र इसको कहते हैं। आगे बढ़िएगा, जिसको सेंट्रल अपलिफ्ट हम लोग बोले थे। उसके बाद आयताकार अपवाह रेक्टेंगुलर ड्रेनेज यानी द अरिये, जिसमें कहा रेक्टेंगुलर नुमा बना होता है, इस तरह से उसकी संरचना होती है, इसमें ऐसे उसकी संरचना होती है और इस संरचना द्वारा उसको देखा जाता है। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं गंगा के निम्न नाम, गंगा को कैसे कैसे जाना जाता है जरा उसके बारे में। गंगा के निम्न नाम, नेम ऑफ द गंगा, जब वह गंगा किस तरह से मिलन करती है और मिलन करने के बाद किस तरह से आगे बढ़ती है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो जरा गंगा का फिगर थोड़ा बनाते हैं और किस तरह से बंगाल की खाड़ी में जाकर के, बे ऑफ बंगाल में जाकर के वह मिल जाती है, ध्यान दीजिएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, गंगा के निम्न नाम में इसको जरा मिटाने का काम करते हैं। सपोर्ट दैट, इस तरह से मान करके सीधा चलिए, गिर गया, यह आपका गिर गया, कहाँ गिरा, वहीं गिरा जहां इसको गिरना था, जिसको हम लोग बे ऑफ बंगाल कहते हैं। क्या कहे, बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी। और यह जो नदियां आती है ना, ये जो भारत की संरचना है इसी से यह गिरने वाली नदी है, जो हमने कहा था कि ऊपर से जो यह है, आप इसकी अगर चर्चा करेंगे, जो हिमालय पर्वत है उसको 4 भागों में बांटा गया था, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक, 4 श्रृंखलाओं में इसको बांटा गया था, बताया था हमने, ध्यान दीजिएगा। अब हम इसकी चर्चा करते हैं, ऊपर वाला को हटाइए, इसकी जरूरत नहीं, कहता कि नहीं अभी तुम मत रहो, यहाँ आगे देखना फिर क्या कहता है, ध्यान देना, अच्छे से ध्यान देना, दिक्कत होगी पूछ लेना।
यहाँ पे भागीरथी है, भागीरथी तेरी लो जली, गाना सुने ना आप लोग बाहुबली में, मूर्ख सब, ध्यान दो बेहुदा सब। यहाँ उद्गम है, ओरिजिन। गाना भी अगर बनता है तो उसका कुछ सेंस होता है, ऐसे नहीं बनता है, उसका कुछ मतलब होता है। कैसे भागीरथी तेरी लौ जली, जली ले जली तेरी लौ जली, तो उस तरह से भागीरथी उद्गम हुआ। ये ग्लेशियर है, एक ग्लेशियर है, उस ग्लेशियर से इसकी उत्पत्ति होती है, जिसको सतोपंत कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जिस ग्लेशियर को सतोपंत ग्लेशियर कहते हैं, और यह ग्लेशियर है, ग्लेशियर जिसको हम लोग कहते हैं, शब्दों पे मत जाइएगा, भावनाओं को समझिएगा, शब्द पे ट्रैक्टर चला देंगे अभी हम, देखिएगा, आगे बढ़िएगा। फिर थोड़ा आगे कहा कि सुनो रे हम भी तेरे साथ चलेंगे सजन, अकेले कैसे छोड़ जाओगे। तो अलकनंदा कही कि भाई रुक, बहन रुक, हम भी चल रहे हैं, हमारा नाम अलकनंदा है, हम आगे कुछ और करेंगे। और यह सब यूके का पार्ट है, यूके यूनाइटेड किंगडम मत समझिएगा, उत्तराखंड समझिएगा, ठीक है। अब यहाँ आया, कहा कि चलो रे साथ चले साथी, यानी मिल जाएंगे मिलन के साथ, और मिलन के साथ कहेंगे कि रुको बहन एक और निर्माण करते हैं, गंगा। गंगा, गंगा का निर्माण हुआ। भागीरथी चली रे चली, अलकनंदा आई रे आई, और दोनों मिलकर के साथ में मिल गई तो निर्माण हो गया गंगा का, ठीक है, वेरी गुड। अब आगे बढ़ा, कहा कि सुन बेहुदा कहीं का, यहां एक और लाओ, हुगली। और हुगली नदी है जिस पर पश्चिम बंगाल बसा हुआ है। वहीं काली घाट है जो माता काली का पूजा किया जाता है, बहुत विशाल भव्य प्रतिमा वहां पूजा किया जाता है। हुगली नदी पे पश्चिम बंगाल बसा है, याद रखिएगा, हुगली नदी पर पश्चिम बंगाल बसा हुआ है। गंगा नदी अगर बात कीजिएगा तो पटना शहर वगैरह सब गंगा नदी पे, इलाहाबाद वगैरह ये सब गंगा नदी का देन है। आगे बढ़िएगा, समझ रहे हैं, गौर से सुनिएगा, भावना की बात है, दिल में उतारिएगा, बहुत कुछ समझ में आएगा। यूपीएससी वाले बच्चे का नोट्स है, क्योंकि मैंने अपने लिए कभी बनाया था, तो ये सारी चीज मैंने वहां से कलेक्ट किया। 3-4 बुक का इसमें सबमिशन है, एनसीईआरटी का भी है, तो गौर से देखिएगा, ऐसे नहीं कह रहा हूं। आपको इन चीज से कुछ पता चले या नहीं चले, डजेंट मैटर, आप क्या करते हो डजेंट मैटर, बस आपको इस चीज से। हुगली नदी पर पश्चिम बंगाल बसा हुआ है, पश्चिम बंगाल हुगली नदी पे बसा हुआ है, ध्यान देना। और हुगली नदी से पहले गंगा नदी को आपने देखा, भागीरथी अलकनंदा मिलकर के अपने हरिद्वार का जो यात्रा किया है, गंगा में अपना आकर के आई हैं। चुप रहिए, आपसे पूछे नहीं है। और इसी से आगे जाकर के इलाहाबाद एक जगह है, यहाँ पे आपको शायद इलाहाबाद में ही यमुना मिलती है, यमुना का मिलन होता है गंगा से, ठीक है, मिलन होता है। आगे बढ़ते हैं ना, फिर कहा बांग्लादेश में इसको पद्मा के नाम से जानते हैं। देखिएगा, यह बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं। यहां बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं, गंगा को याद रखिएगा। और ऊपर से आई ब्रह्मपुत्रा, कही कि सुन मैं भी चलूंगी तेरे साथ, और इसको ब्रह्मपुत्रा को जमुना बांग्लादेश में बोलते हैं, ब्रह्मपुत्रा को जमुना बांग्लादेश में बोलते हैं। कहां बोलते हैं? बांग्लादेश में जमुना बोलते हैं, ठीक है। और नोट आगे देखिएगा जरा, 5 प्रयाग, 5 नदियों का संगम मिलन स्थान उत्तराखंड में, उसी को हम लोग 5 प्रयाग बोलते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अलकनंदा सतोपत हिमनद से निकलती है यह, तथा धौली गंगा सतोपत माना हिमनद से निकलती है और विष्णु प्रयाग में मिल जाती है, विष्णु प्रयाग में मिल गई। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, अलकनंदा एवं नंदाकनी, मंदाकिनी मत समझिएगा, नंदाकिनी का, नंदाकिनी यह है स्रोत
त्रिशूल हिमनद से है और नंद प्रयाग में आकर के मिल जाती है। अलकनंदा एवं मंदाकिनी स्रोत चारोबार ग्लेशियर से, यानी जो मंदाकिनी है इसका चारोबार ग्लेशियर से रुद्रप्रयाग में, और इसी तरह से अलकनंदा एवं भागीरथी स्रोत गोमुख ग्लेशियर, यानी भागीरथी का गोमुख ग्लेशियर से निकलती है और यह देव प्रयाग में जाकर के मिलती है। इस तरह से हमने 5 प्रयागों के बाद में विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग और कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग, 6 प्रयाग है। इसमें टोटल 6 प्रयाग के बारे में हमने बात करा। आगे बढ़ते हैं तो उसी तरह से यह सारे जाकर के सारे एक दूसरे से मिल जाते हैं। इसके नोट्स के लिए आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे, क्योंकि जितने भी ड्रेनेज हैं इंडिया में उसके सारे इसमें आपको नोट्स में मेंशन है। बहुत अच्छा लगेगा आपको पढ़ करके। ध्यान दीजिएगा, हिमालय की नदियां, द हिमालयज रिवर, 3 नदी तंत्र आपने देखा कि मेनली 3 नदी तंत्र होते हैं। इंडस होते हैं, गंगा होते हैं, ब्रह्मपुत्र होते हैं, 3 नदी तंत्र हैं, जिसमें 2 नदी तंत्र अगर गंगा और बात करते हैं हम ब्रह्मपुत्र की, तो यह बे ऑफ बंगाल में जाकर के अपना गार्ड यानी उसमें गिरता है। और अगर बात करते हैं इंडस की, तो यह आपने देखा कि पाकिस्तान होते हुए यह जो है अरब सागर में गिरने का काम करता है, देखा आपने। बात करते हैं, देखिएगा उसके बाद जो सिंधु नदी है यह बोखर हिमनद से कैलाश पर्वत की उत्तरी ढलान पर स्थित है, बोखर हिमनद से निकलती है। आगे देखिएगा, इसकी 10 सहायक नदियां हैं, जिसमें से जास्कर है, द्रास है, नुब्रा है, श्योक है, इंडस की बात करते हैं। अगर नीचे उसी को बात करते हैं, झेलम है, चेनाब है, रावी है, सतलुज है और ब्यास है। यह संगम आकर के आपस में जो संगम होती है इनकी जो संगम है, यह संगम आपको कहाँ पे होती है, यह मिठानकोट में आकर के यह नदी आपस में मिठानकोट में मिलती है। अतः इंडस वैली आगे बढ़ती हुई जाती है, अरेबियन सी में गिर जाती है। लंबाई अगर हम लोग इंडस का बात करेंगे, इंडस की लंबाई बात करेंगे तो ज्यादा नहीं है, 2880 इसकी स्क्वायर किलोमीटर, इसकी स्क्वायर किलोमीटर लंबाई है 2880 लेंथ की हो गया। उसके बाद इसकी लेंथ इन इंडिया 709 इन इंडिया की बात करते हैं तो 709 इन इंडिया में है, ठीक है, ध्यान देना। आगे जलग्रहण का आपको बताया कि 32,12,084 स्क्वायर किलोमीटर इसके जो है जल ग्रहण करने की कैचमेंट इसकी कैपेसिटी है। कहा सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब तथा झेलम आपस में मिलकर पाकिस्तान में मिठानकोट के पास सिंधु नदी में मिल जाती है, और इसके बाद यह नदी दक्षिण की तरफ बहती है तथा अंत में कराची में जाकर के कराची से पूर्व होती है, कराची से पूर्व की ओर मुड़ गई और वहां पे अरब सागर में जाकर के यह गिर जाती है, ठीक है। आगे देखना, उसी चीज को कहा, द सतलुज, द ब्यास, द जावीज, द चेनाब एंड द झेलम joining together they entered the Indus near Mithankot in Pakistan. Beyond this the Indus flows southwards, eventually reaching the Arabian Sea east of Karachi, ठीक है। देख लीजिएगा, सिंधु जल समझौता है एक अनुच्छेद के तहत 1960 में किया गया। उस समझौते के तहत भारत जो है 20% से ज्यादा जल खर्च नहीं कर सकता है, और इस जल का उपयोग पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी भागों में सिंचाई के लिए किया जाता है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी भागों में किया जाता है। इसके बाद आप देखते हैं कि राजस्थान में वैसे भी सूखा ज़्यादा रहता है, खेती वगैरह नहीं हो पाती, तो इस पानी से वहाँ पे बहुत यूटिलाइज किया जाता है। चलिए आगे देखिए, गंगा नदी, अगर हम गंगा की बात करते हैं, भारत की सबसे लंबी नदी है, 25 इसका जो है गंगा भारत में। इसमें कहता है कि यह आपको बताया कि ऊपरी भाग में भागीरथी नाम से जाना जाता है, जब आगे बढ़ता है भागीरथी नाम से जाना जाता है। उसके बाद यह जब आगे थोड़ा और बढ़ते हैं नीचे की तरफ, ध्यान दीजिएगा, इस तरह से गंगा अगर बढ़ती है, इस तरह से गंगा अगर बढ़ती है तो यहाँ ऊपर में यहाँ भागीरथी के नाम से जानी जाती है, भागीरथी के नाम से जानी जाती है। फिर आगे आते हैं, यहाँ देखिएगा हर जगह इसका कहीं न कहीं चंबल नदी भी इसमें आकर के यहाँ चंबल नदी मिल जाती है, चंबल नदी इसमें मिल जाती है। आगे बढ़िएगा, यहाँ पे बेतवा, यमुना, उसके बाद यमुना दाईं ओर से आकर के मिल जाती है, इस ओर से दाईं, इसको दाईं बोलते हैं, इसको बाईं बोलते हैं। यमुना आकर के यहाँ
यमुना आकर के यहाँ मिल जाती है। उसके बाद ऊपर बढ़िएगा तो ये आगे यह हरिद्वार का मैदान चलता है। यह हरिद्वार का मैदान है, हरिद्वार का मैदान है, हरिद्वार का मैदान है। यहाँ पे आप देखिएगा आगे ऊपर में देखें किस तरह से देव प्रयाग है, संगम अलकनंदा से और आगे गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे एक जगह है देव प्रयाग, देव प्रयाग जगह है। यहाँ पे इसका संगम होता है अलकनंदा से, अलकनंदा, अलक निरंजन, अलकनंदा से होता है। और पश्चिम की ओर आगे बढ़ने के बाद, पश्चिम की ओर आगे बढ़ती है तो इसको गंगा के नाम से जाना जाता है। आगे फिर आकर के यहाँ इलाहाबाद में, यहाँ इलाहाबाद में सोन नदी जाकर के मिलती है, इलाहाबाद में सोन नदी जाकर के इससे मिलती है। और उसके बाद फिर कहता है यमुना संगम बनाती है, यहाँ यमुना संगम बनाने का काम करती है। आगे देखिए इस तरह से ये इलाहाबाद में संगम, यमुना संगम बनाती है। और आगे जाकर के आप देखते हैं इलाहाबाद में सोन नदी यहाँ जाकर के मिलती है। और इसी तरह से बढ़ते बढ़ते ऊपर से भी कोसी नदी आती है, कोसी नदी भी आती है, यही मिलती है। आगे इलाहाबाद के बाद कोसी मिलती है। गंगा नदी और आगे बढ़ती है, पूर्व में मालवा, यानी पूर्व में मालवा, आगे जाकर के इधर फिर नीचे इस तरह से बंगाल में हुगली नदी वगैरह सब इससे, हुगली नदी में हावड़ा, कोलकाता तथा हल्दिया से गुजरकर बंगाल। तो हमने गंगा नदी को देखा किस तरह से वह पश्चिम बंगाल एवं बांग्लादेश में फैला। गंगा डेल्टा सुंदरबन के नाम से जो जाना जाता है, सुंदरबन डेल्टा विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, उसी तरह से आगे बढ़ते हैं। लंबाई इसकी 25-25 है गंगा नदी की। अंबाला नगर सिंधु तथा गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजन पर स्थित है। अंबाला इज लोकेटेड ऑन द वाटर डिवाइडेड बिटवीन द इंडस एंड द गंगा रिवर सिस्टम, अंबाला नदी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सुंदरबन डेल्टा के बारे में कुछ देख लेते हैं। सुंदरबन डेल्टा का नाम वहां पाए जाने वाले सुंदरी पादप यानी सुंदरी प्लांट से लिया गया है। सुंदरबन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा एवं तेजी से वृद्धि करने वाला डेल्टा है। यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं, जिसमें कहा द सुंदरबन डेल्टा डिराइव्ड इट्स नेम फ्रॉम द सुंदरी ट्रीज विच ग्रो वेल इन द मास्टरलैंड। आगे देखिएगा मास्टरलैंड। अब ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में देखते हैं। कहता है उद्गम मानसरोवर झील के पूर्व में आंगसी यानी आंगसी ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र नदी का निर्माण मतलब निकलती है, उद्गम है। इसे तिब्बत में सांगपो नाम से जाना जाता है, इसे तिब्बत में सांगपो नाम से, सांगपो नाम तिब्बत ब्रह्मपुत्र को कहते हैं। यहाँ ब्रह्मपुत्र जो है तिब्बत में सांगपो नाम से जाना जाता है। और उसके बाद कहता है कि ये अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से, दिहांग एपी और एआरपी अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है। और महाखंड उसके बाद दिहांग महाखंड यानी दिहांग घाट को पार करती है। और एशिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी में, माजुली द्वीप है ब्रह्मपुत्र नदी में, जो उत्तर में लखीमपुर जिले तथा दक्षिण में जोरहट जिले से घिरा हुआ है। माजुली द्वीप, माजुली द्वीप। आगे पासी घाट के नीचे इस नदी में अनेक सहायक नदियां आकर के मिलती है, पासी घाट के पास। आगे कहते हैं सुबानसिरी, भरेली, मानस्तिस्ता, संकोस तथा रंगीत दाहिनी तट में आकर के मिलते हैं। फिर कहता है तथा दिहांग, लोहित और बूढ़ी दिहांग पूर्व से आकर के मिलती है। और धनसिरी, कलांग और कापली इससे बाएं तट से आकर के मिलती है। ये सारी नदियां हैं जो इनसे आकर के मिलती है। आगे बढ़िएगा। तिब्बत में हिमालय के उत्तरी किनारे पर स्थित कैलाश पर्वत के पास
मानसरोवर झील क्षेत्र में यह नदी निकलती है। मानसरोवर तट क्षेत्र में यह नदी निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है, 2900 स्क्वायर किलोमीटर इसकी ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई है। फिर अगर हम बात करते हैं अप्रायद्वीपीय नदियां, यह सारी नदी हमने देख लिया। गंगा नदी देखा, इंडस नदी देखा, और हमने 2880 देखा किसके बारे में, अभी 2880 हमने देखा इंडस के बारे में। हमने गंगा की बात करें तो 25 गंगा के बारे में देखा, और यह हमने ब्रह्मपुत्रा नदी के बारे में देखा जो कि 2900 किलोमीटर। और भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा नदी है। भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा नदी है। आगे थोड़ा और बढ़ते हैं तो हम कुछ पाते हैं कि हमें प्रायद्वीपीय रिवर नदियां तंत्र देखने का मौका मिला। यह अवसर एनसीईआरटी वालों को मौका नहीं है, लेकिन इसमें बहुत सारे आगे हमने इंक्लूड करके रखे हैं। और यह क्लास आपके लिए इसलिए विशेष है कि जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं ज्योग्राफी से रिलेटेड, जितने भी नदी तंत्र हैं, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, दैट्स माई गारंटी। आगे देखिएगा, पेनिसुलर, हम पेनिसुलर रिवर की बात करते हैं तो पेनिसुलर बनाने के लिए इंडिया को हमको जरूरी है कि इंडिया के बारे में थोड़ा नीचे का पोर्शन हमको बनाना जरूरी है। पेनिसुलर यानी प्रायद्वीपीय पठार और प्रायद्वीपीय नदी। और आपको कहते हैं प्रायद्वीपीय क्या होता है कि जो तीन तरफ से जल से घिरा होता है उसी को हम लोग पेनिसुलर कहते हैं। डू यू अंडरस्टैंड? ओके, आगे देखिए, मतलब यह इस तरह से बात करते हैं, ठीक है। अगर तीन तरफ से जो जल से घिरा होता है उसी को पेनिसुलर बोलते हैं, प्रायद्वीपीय बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़िए, इसमें कहता है कि वृद्धावस्था, देख लीजिएगा, ऊपर वाली जो नदी ऊपर से आई है ना, ऊपर वाली जो नदी आई है वो IOUNG है और यह OLD है। ऊपर वाली नदियां नई है, युवा है, और नीचे वाली ओल्ड है, बूढ़ी है। दो तरह की नदी, ओल्ड और बूढ़ी, कहाँ मिलती है? इन इंडिया। हम लोग सौभाग्यशाली है, गर्मी ठंडा ज्यादा बरसात सर्दी सब कुछ मिलता है एक साथ, आइस भी मिलता है, बर्फ भी मिलता है। इट्स योर, हमारी जो क्या कहते हैं उसको, हमारी जो अंतरात्मा होती है ना कि कभी भारत को छोड़ करके विदेश जाए, मूर्ख है वो लोग, भारत में ही घूमे ना, उनको सब जन्नत यही मिलेगा। जम्मू कश्मीर, ऊपर से कश्मीर से लेकर के नीचे कन्याकुमारी तक। कन्याकुमारी से अगर बात करते हैं तो साल का 365 दिन एक जैसी जलवायु आपको 24 से 25 डिग्री सेल्सियस आपको हमेशा देखने को मिलता है। जम्मू कश्मीर में जहां 45 डिग्री माइनस में भी टेम्परेचर आपको लेह लद्दाख की बात करते हैं तो आपको देखने को मिलता है। वहीं एक तरफ आप राजस्थान की बात करते हैं तो आपको 50 डिग्री टेम्परेचर गर्म भी देखने को मिलता है। वहीं एक तरफ अरुणाचल प्रदेश आप देखते हैं तो लगभग मौसम एक जैसा आपको देखने को मिलता है। यह भारत की डाइवर्सिटी है जो पूरे दुनिया में ऐसी कहीं की नहीं है। यह आपकी डाइवर्सिटी है, छूता दुनिया को, सब दुनिया के लोगों को। हमने कहा था हाल फिलहाल की भारत की ट्रेडिशन को दुनिया पहनती है, भारत की ट्रेडिशन को दुनिया जानना चाहती है, भारत की ट्रेडिशन की यह खासियत है। लेकिन हम क्या करते हैं, हमने कहा था, हमारी एक वीडियो थी जिसमें हमने कहा था कि लोग आजकल हर घर में नचनिया पैदा हो गया है। हमने कहा था, कहने का रीजन था कि हम अपनी ट्रेडिशन को छोड़ करके दूसरे की ट्रेडिशन को अपना रहे हैं। यह हमारी कल्चर की सबसे बड़ी डैमेज है, हमारी कल्चर स्पॉइल हो रही है, जो हम अपनी कल्चर को भूलते जा रहे हैं। टिकटॉक वगैरह जो देखा था आपने। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर अभी बहुत कुछ इसमें मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। दो तरह की नदियां, एगो कहा अरब सागर और दूसर कहा बंगाल की खाड़ी। ध्यान दीजिएगा, यह सारे लोगों के लिए पढ़ना इसलिए जरूरी है, इसके लिए मैं पहले बता दे रहा हूं कि आपको भारत की नदी तंत्र के बारे में समझने का मौका मिलेगा कि कौन नदी किधर से आती है, किधर ढुक जाती है। इन सब चीजों को आपको देखने का मौका मिलेगा। जरूरी नहीं है कि आप किस क्लास के स्टूडेंट हैं, जरूरी है कि आप भारत के बारे में कितना जानते हैं। इस बात की जरूरी है क्योंकि आप भारत के हैं। वी आर पीपल ऑफ इंडिया, वी आर पीपल ऑफ इंडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। अरब सागर में ये अरेबियन सी इसको कहते हैं, इसको पश्चिम घाट बोलते हैं, पश्चिम घाट बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, यानी वेस्टर्न घाट भी इसी को बोलते हैं, पश्चिम को वेस्ट बोलते हैं, वेस्टर्न घाट बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा। और यह नर्मदा एवं तापी नदी, मुख्य दो नदी इसमें गिरती है, नर्मदा और तापी। यह बेवफाई का नतीजा है कि नर्मदा जी को इसमें आना पड़ा। अरेबियन सी में बताया था हमने एक बार चर्चा में कि यह एक राजा से मिलने, राजा से जैसे इनकी विवाह ठीक हुई और नर्मदा जी की
विवाह ठीक हुई और इन्होंने अपनी दासी को उस राजा से हालचाल अपने मन की बात बताने के लिए भेजा। वो राजा सेट हो गया दासी से। तो ये बेचारी गई कि दासी अभी तक आई नहीं, तब 9-10 मिनट का आपको यूट्यूब पर वीडियो मिल जाएगा इसके बारे में, नर्मदा की कहानी। अगर नर्मदा नदी की देखिएगा तो मैं गलत नहीं बोलता हूं। तो जाकर के हाउस सेट हो गया वो राजा। तभी बेचारी जब उससे मिलने गई तो इनको क्रोध आ गया। स्वाभाविक है भाई, शादी कहीं ठीक, आप कहीं और सेट हो गए। तब उसी उल्टे पांव जो लौटी, इसलिए अरेबियन सी में जाके गिरी। इसीलिए नर्मदा का जो गिरन है, गिरान जो पानी जो गिरती है वो अरेबियन सी में गिरती है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और मजा आएगा। देखिएगा इसमें महानदी, लूनी, साबरमती, पेरियार और भारतपुंजा, ये सारी नदियां अगर हम बात करते हैं, यह नदी आपको अरेबियन सी में गिरती है। अब आते हैं इधर वाले में, बे ऑफ बंगाल में। बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल यानी वृद्धावस्था में घाटियां यू आकार का निर्माण करती है। याद रखिएगा, यह जो वृद्धावस्था की है, यह घाटियां इस तरह का निर्माण करती है, यू आकार का निर्माण करती है। और मुख्य नदियां इसमें है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी पूर्व की ओर बहती है और तथा बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये नदियां अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। ये नदियां अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। उसी चीज को हमने कहा अरेबियन सी में माही, लूनी, साबरमती, पेरियार और भारतपुंजा, यह सारी नदी आपको अरेबियन सी में गिरती है। फिर उधर आपने देख लिया। आगे बढ़ते हैं, जरा चर्चा करते हैं। यह सारी नदी की है, जिनको जरूरत होगा पीडीएफ के लिए वह एक बार मैसेज कर दीजिएगा, मिल जाएगा। आगे देखना, हमारा मोबाइल नंबर भी है 9905612659। इस पर भी आप व्हाट्सएप करके आप यहां से ले सकते हैं पीडीएफ नोट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। नर्मदा द्रोणी, द नर्मदा बेसिन, इसमें क्या है, लंबाई इसकी 1300। जो नर्मदा द्रोणी की बात करते हैं, लंबाई इसकी 1300 किलोमीटर है और लेंथ 1300 किलोमीटर है। फिर कहता है नर्मदा का उद्गम मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी से हुई है। तो नर्मदा का अगर उद्गम की बात करते हैं, उद्गम की अमरकंटक पहाड़ी से नर्मदा का निर्माण हुआ है। फिर कहता है और के निकट से है, और जिसमें कहा था नर्मदा राइजेस इन द अमरकंटक हिल्स इन द मध्य प्रदेश। और अमरकंटक कहाँ है, यह भारत का जो मध्य प्रदेश का एरिया है, यहाँ का बात है। ठीक है, आगे देखिएगा, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, इतना भी याद रखिएगा। और आगे बढ़ते हैं, स्वच्छ सिटी में इंदौर को शामिल किया गया था। सबसे स्वच्छ सिटी में यानी क्लीननेस में इंदौर को शामिल किया गया, ये भी याद रखिएगा। आगे देखिएगा, नर्मदा नदी हमने देखा इसकी लंबाई टोटल 1300 किलोमीटर है। या आपने देखा कि उद्गम इसका अमरकंटक पहाड़ी के निकट है। अमरकंटक पहाड़ी मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ। आगे देखिएगा, फिर कहता है कि जबलपुर के निकट संगमरमर के सैलों से यह नदी गहरे घाट्स में बहती है तथा जहां यह नदी तीव्र ढाल से गिरती है वहां धुआंधार प्रपात होता है। मतलब वहां पानी का धुआंधार प्रपात होता है का निर्माण करती है। यहाँ पे भी अगर चाहे तो बिजली उत्पन्न होती है। देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। अब है उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। नर्मदा द्रोणी मध्य प्रदेश तथा गुजरात के कुछ भागों में विस्तृत है। द नर्मदा बेसिन कवर्ड पार्ट्स ऑफ द मध्य प्रदेश एंड गुजरात। आगे देखिएगा, उसके बाद नर्मदा इस तरह से अमरकंटक पहाड़ी से अगर निकलती है। थोड़ा नर्मदा के बारे में देख लेते हैं ओवरऑल, थोड़ा मोटा, ज्यादा नहीं। देखिएगा, इस तरह से अगर बात करते हैं इस तरह से अगर नर्मदा निकलती है, यह अरेबियन सी है। देखिएगा किधर गिर रही है, यह ओमकारेश्वर है। यहाँ पे आप आइएगा तो भेद घाट है और यहाँ पे अमरकंटक है और यहाँ छछली मैकाल पहाड़िया में यह है। छछली है पहाड़ी, ऐसे थोड़ा है छछली टाइप का। इस तरह से अमरकंटक पहाड़ी से इसका निर्माण होता है। किसका? अब देखिएगा तापी द्रोणी। अब तापी द्रोणी की बात करते हैं। तापी द्रोणी, नर्मदा तापी कहा था ना, तापी इसलिए पढ़ा रहा हूँ, नर्मदा इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि दोनों अमरकंटक पर, दोनों कहने का मतलब है कि आपको अरेबियन सी में गिरी थी, इसलिए बता रहा हूँ। तो तापी का ज्यादा नहीं है, 700 किलोमीटर है। कहा लेंथ इसका? तापी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले, बेकूफ जिसको कहते हैं, बैतूल जिले, यह जिला है सतपुरा की श्रृंखलाओं में है। सतपुरा आपने देखा था, सतपुरा
जंगल वगैरह के लिए जाना जाता है ना, सतपुरा की पहाड़ी, मत जाने, छोड़ दीजिए। The Tapi rises in the Satpura range in the Betul district of मध्य प्रदेश। यह भी नर्मदा के समानांतर एक भ्रंश घाटी का निर्माण करती है और इट्स ऑल्सो फ्लो इन रिफ्ट वैली पैरेलल टू द नर्मदा, लेकिन इसकी लंबाई बहुत कम है, बट इट इज मच शॉर्टर इन लेंथ। क्लियर है? आगे देखिएगा, इसकी ध्वनि मध्य प्रदेश, गुजरात तथा महाराष्ट्र राज्य में है। इट बेसिन कवर्स पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र, मतलब यह तीनों राज्य से होकर के इसकी बेसिन का जो बहती है। ठीक है, आगे देखिएगा, कहता है पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदियां जो पश्चिम की ओर बहती है, एक तो ईस्ट हो गया, अगर मान लीजिए इस तरह से अगर इंडिया की बात करें तो इस तरह से एक ईस्ट हो गया और एक वेस्ट हो गया। तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां साबरमती है गुजरात में, माही राजस्थान और गुजरात में, भारत कुंज तमिलनाडु, अन्नामलई से निकलती है, यानी भारत कुंज जो है तमिलनाडु के, यहाँ पे बात करते हैं अन्नामलई पहाड़ी, इसकी चर्चा करी थी, अन्नामलई पहाड़ी से निकलती है, लेकिन मुख्य रूप से केरल में पेरियार, और केरल की मुख्य रूप से जो नदी है उसकी जीवनदानी है उसको पेरियार हम लोग कहते हैं। ठीक है, पेरियार कहते हैं। आगे देखिए, यह फिर उसके बाद कहता है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी महानदी है, कृष्णा नदी है, कावेरी नदी है, जो बे ऑफ बंगाल में जाकर के गिर जाती है। आगे बढ़िएगा, गोदावरी द्रोणी, द गोदावरी बेसिन कहा इसमें आप गोदावरी के बारे में, गोदावरी रिवर, इसमें पेन गंगा, उसके बाद निजाम सागर, उसके बाद आप देखते हैं कि कहा लंबाई 1465 है जो गोदावरी है। गोदावरी की अगर बात करते हैं, गोदावरी की बात करते हैं, गोदावरी की बात करते हैं 1465 इसकी लेंथ है, यानी 1400 इतना से लेके 1500 किलोमीटर तक इसकी लेंथ है। और जिसमें कहता है बेसिन इसका 3,12,800 वर्ग किमी है, बेसिन इसका इतना है। गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है, इसको गोदावरी को दक्षिण का गंगा भी कहा जाता है। भारत का गंगा उधर नॉर्थ का अगर देखेंगे तो गंगा गंगा है, और यह गंगा इसको दक्षिण का गंगा कहा जाता है, गोदावरी को। आगे देखिएगा फिर क्या कहा, आगे देखिएगा, उद्गम घाट में यह नासिक के निकट एक झरने से निकलती है, और इसका गोदावरी का उद्गम उदगम यह नासिक के निकट, नासिक महाराष्ट्र में है ना, नासिक के निकट यह वहां से निकलती है, और झरने से निकलती है, झरना झरना झरना। उसके बाद तथा पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी महाराष्ट्र, बस्तर पठार, बस्तर छत्तीसगढ़ में है, एक जिला है, तथा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में अबाहित करती है। ठीक है, चलिए इस तरह से करके हुआ। आगे देखिएगा, अगर बात की साबरमती, ताल, इंद्रावती, यह सारी नदियां जो है इसकी, इंद्रावती, पेन गंगा, प्राणहिता, मनेर और पूर्णा और मंजिरा, यह विशेषकर इसके बाएं से पूर्णा वगैरह है, ज्यादातर नदी इसके बाएं से निकलती है, और दाएं से एक मंजिरा है जो इसमें जाकर के मिलती है, और यह नदी वेस्ट बंगाल में जाकर के गिर जाती है। कहाँ गिरती है? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल कहने का मतलब है बे ऑफ बंगाल में जाकर के गिर जाती है। आगे देखिएगा, गोदावरी की चर्चा करते हैं। गोदावरी के डेल्टा का विशेषता पूरा, इसका विशेषता क्या है? नहरें तथा लैगूनों से जुड़ी हुई मैंग्रोव, यानी मैंग्रोव है, मैंग्रोव एक पौधा है, पता है। आगे देखिएगा, उस दिन 10th क्लास में जो बताए थे, कहता है काकीनाडा के दक्षिण पूर्व में स्थित कोल्लेरू झील एक ऐसी ही अन्तःस्थलीय लैगून का निर्माण, लैगून है। ठीक है, देखिएगा। इसके बाद महानदी, महानदी को छत्तीसगढ़ का जीवन रेखा कहा जाता है, और छत्तीसगढ़ को ही भारत में धान का कटोरा कहा जाता है, चावल का कटोरा। और सबसे ज्यादा देखिएगा, दो चीज अभी बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, और सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में धान होता है, लेकिन छत्तीसगढ़ को कटोरा काहे कहा जाता है, पता है? नहीं है। पश्चिम बंगाल में 3 फसल धान की होती है, 3 फसल धान की होती है, क्योंकि वहां की मिट्टी जैसी है ना,
वहां पश्चिम बंगाल में अगर 1 घंटा पानी हुआ तो पानी मुश्किल से 10 मिनट में पूरा पानी गायब हो जाता है। हम 8 से 10 बार जा रखे हैं। और दिल्ली में 1 घंटा पानी होता है तो पूरा घर रोड एक हो जाता है। यहाँ का पानी जो होता है ना, नाला रोड एक हो जाता है, होता है ना दिल्ली में। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वहां की पानी भी वो बंगाल में चली जाती है। दिल्ली वाली यमुना में कहा जाएगी? यमुना के तो रास्ते लोग बंद कर दिया है, लोग रास्ते बंद कर दिया, इतना ना पॉल्यूटेड कर दिया है, नदी नाला सब भरा हुआ है। कहाँ पानी जाएगा? नाला का एक डेग पानी बढ़ता है 3 महीना में दिल्ली में, इतना नाला जाम है। सरकारें कहती है काम करे, कुछ नहीं हो रहा। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा फिजूल खर्ची। तो छत्तीसगढ़ में 200 तरह की धान की फसलें हैं, 200 किस्म की धान की उसमें चावल उपजाई जाती है, इसलिए उसको धान का कटोरा कहा जाता है। गन्ना के लिए गन्ना के लिए अगर बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र गन्ने के लिए जाने जाते हैं। मिल भी दोनों में बराबर है, चीनी मिल जिसको कहते हैं। अब तो कोल्हू पे पेराई का काम चलता है। आगे बढ़िएगा तो इसकी लंबाई 885 किलोमीटर से 860 किलोमीटर तक है लेंथ। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ की ऊंचे भूमि से है। छत्तीसगढ़ में ऊंचे भूमि है, वहां से इसका उद्गम है, ओरिजिन है। द महानदी राइजेस इन द हाईलैंड ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। उसके बाद कहा उड़ीसा तथा छत्तीसगढ़ की सबसे प्रमुख नदी है। उड़ीसा में भी है और छत्तीसगढ़ में भी है। सबसे प्रमुख नदी है महानदी। वेरी पॉपुलर रिवर ऑफ उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़। शिवनाथु तथा संदूर यानी संदूर के मिलने के बाद यह यहाँ जल अवरुद्ध कर हीराकुंड बांध का निर्माण करती है। हीराकुंड बांध का भी निर्माण होता है और वहां जल को रोक करके निर्माण किया जाता है। ओडिशा का कटक शहर महानदी डेल्टा के शीर्ष पर स्थित है। ओडिशा पूछ देता है ओडिशा का कटक शहर किस पर है? महानदी, गंगा, गोदावरी, कावेरी जो भी कह दो, तो याद रखना महानदी के तट पर अवस्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते। फिर कहा उसी तरह से अगर बात करते हैं, इसका उद्गम छत्तीसगढ़ में हुआ है। अब बात अंत आगे बढ़ते झारखंड वगैरह, उड़ीसा वगैरह, पूर्वी घाट के रास्ते बंगाल की खाड़ी में जाकर के प्रवाहित हो जाती है। अब कृष्णा नदी की बात करते हैं। 1290 किलोमीटर से लेकर के 1400 किलोमीटर तक इसकी लेंथ मानी गई है कृष्णा नदी बेसिन की। ध्यान दीजिएगा, इनकी स्थिति लोकेशन हो गया, इसकी देख लिया 1200 कृष्णा नदी। ये छोटी छोटी नदियां, इसलिए ज्यादा इसके बारे में उलटपुट नहीं करना है। उसी तरह से दामोदर नदी झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र से निकलकर पश्चिम बंगाल में पहुंचती है और हुगली नदी के समुद्र में गिरने से पूर्व, यह है पूर्व मतलब पहले, उससे मिल जाती है। तो हुगली नदी की सहायक नदी दामोदर नदी हुई, हुगली नदी की सहायक नदी दामोदर नदी हुई। और इसकी कुल लंबाई 592 किलोमीटर है, 592 किलोमीटर इसकी फुल लेंथ है। और इस नदी के द्वारा 2500 वर्ग मील क्षेत्र का जल निकासी होता है। ठीक है, दामोदर रिवर एग्रीनेट्स फ्रॉम छोटा नागपुर regions of Jharkhand reaches West Bengal before the Hooghly river falls into the sea in meets her its worst length in the 592 kilometer 2500 square miles areas drains through this river। ठीक है, समझ में आ रहा? वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब ब्रह्मपुत्र नदी थोड़ा देख लीजिए। ब्राह्मणी नदी के बारे में कहता है कि नदी का कुल लंबाई 799 किलोमीटर है, 799 किलोमीटर है। फिर क्या, ब्राह्मणी नदी का कुल जल ग्रहण करने का 39,033 वर्ग किलोमीटर है। और झारखंड में ब्राह्मणी नदी के जल ग्रहण क्षेत्र का 15,000 वही है किलोमीटर, यानी 15,769 यानी 15,769 वर्ग किलोमीटर यानी स्क्वायर किलोमीटर है। इसी तरह से वो आगे चलती है। यह देखिएगा जल ग्रहण क्षेत्र उड़ीसा में और छत्तीसगढ़ में ब्राह्मणी नदी के जल ग्रहण क्षेत्र का 900 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, आगे देखिएगा। फिर उसके बाद कहता है द टोटल लेंथ ऑफ द रिवर इज 799 किलोमीटर। द टोटल
catchment areas of the Brahmani river is 39033 square kilometer. Brahmani river catchment area is 15,769 square kilometer is Jharkhand. Catchment areas of the Odisha is 22,364 square kilometer and the Chhattisgarh is 900 square kilometer. Do you understand? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, अब बैतरणी नदी, सब नाम सुने हुए थे पहले, बताइए, ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं। बैतरणी नदी, इसमें कहा बैतरणी नदी का उद्गम सह्याद्री पहाड़ी श्रृंखलाओं में है और इस नदी सह्याद्री पहाड़ी श्रृंखला में है और इस नदी का प्रारंभिक स्रोत महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्र्यंबक में स्थित है, त्र्यंबक है, उसी तरह से स्थित है। बैतरणी नदी त्र्यंबक अंजनेरी पहाड़ी श्रृंखला में दक्षिणी ढाल पर निकलती है। उसके बाद कहता है ओरिजिन ऑफ रिवर बैतरणी इज द सोहाद्री हिल्स रेंज। आगे चलते हैं, फिर आगे देखते हैं, अभी नहीं आगे 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 देखिएगा आगे। फिर कहता है उद्गम महाबलेश्वर के निकट पश्चिमी घाट के उग्र पास में है और ओरिजिन नियर महाबलेश्वर। द एक्सक्लेमेशंस ऑफ द वेस्टर्न घाट्स आर इन द लेटर। आगे देखिएगा, सहायक नदियां है, तुंगभद्रा है, कोयना है, घाट प्रभा है, मूसी तथा भीमा इनकी सहायक ट्रिब्यूटरीज है। आगे बढ़िएगा, फिर क्या कहता है कि द्रोणी महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश में इसकी फैली हुई है। द्रोणी यानी जिसको कहा कि बेसिन, द्रोणी को बेसिन कहते हैं। इसमें कहा इस शेयर्ड बाय द महाराष्ट्र, कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश यह तीनों राज्य में विवाद का कारण बनती है और कभी कभी जब सरकारें अलग अलग होती है ना, केंद्र में अलग और राज्य में अलग, तो दोनों में उठापटक भी होता है, लेकिन यह विवाद का मुद्दा है। 3 स्टेट्स में आपने देखा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, तीनों में यह द्रोणी विवाद का है, क्योंकि हम इतना जल लेंगे, इस तरह से यह द्रोणी है। ठीक है, आगे देखिएगा, कावेरी द्रोणी, द कावेरी बेसिन, लंबाई 765 किलोमीटर, 760 किलोमीटर लेंथ है इसकी। उद्गम पश्चिम घाट के उद्गम कहता है उद्गम पश्चिम घाट के ब्रह्मगिरी श्रृंखला से, यानी ब्रह्मगिरी श्रृंखला से इसकी उद्गम ओरिजिन है। फिर कहता है द्रोणी तमिलनाडु, केरल तथा कर्नाटक में विस्तृत है। बेसिन पार्ट्स ऑफ कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। आगे देखिएगा, कहता है ट्रिब्यूटरीज, इसकी सहायक। ट्रिब्यूटरीज मतलब उनमें जुड़े वाला जो होता है ना, ट्रिब्यूटरीज का मतलब होता है कि दूसरी नदियां आकर के उसमें ढुक जाती है, मतलब आकर के मिल जाती है, उसी को हम लोग ट्रिब्यूटरीज कहते हैं, उसकी सहायक नदियां, और उसको एक नए जल स्रोत से उभारती है, खूब तेजी में बहती है, उसके बाद उसी को ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। जैसे कहा कि इस तरह से हम चले, सुनो रे सनम आओ इसमें मिलो, फिर आओ और फिर एक मोटे धार के साथ इसको आगे बढ़ाने में सहायक करती है, उसी को हम लोग ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़िएगा, चलिए इतना तो हो गया। अब देखिएगा स्वर्ण रेखा नदी इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट नदी है स्वर्ण रेखा नदी, ड्यू टू रीजन ऑफ स्वर्ण रेखा नदी, क्योंकि झारखंड जो है स्वर्ण रेखा नदी पर है, और झारखंड में ही टिस्को, आपको जब पता है कि 1907 में टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री द्वारा 1907 में ही लौह वगैरह का खोज किया गया था। उससे पहले छत्तीसगढ़ में लोहा का खोज किया गया था, लेकिन कारण क्या था कि छत्तीसगढ़ में लोहा खोजा गया था, लेकिन वहां पानी का सही निकासी नहीं था, इसलिए दूसरी खोज जाकर के छत्तीसगढ़ के लोहे का भी अच्छा है, झारखंड में जाकर के स्वर्ण रेखा नदी वही झारखंड पर बसा हुआ है और वहीं पे टिस्को कंपनी है। ठीक है, आगे बढ़िएगा। यह स्वर्ण रेखा नदी कहता, देख लीजिए, इस जिले के पश्चिमी भूभाग के जंगलों में बहती हुई बालेश्वर जिले में पहुंचती है। या पूर्व पश्चिम की ओर टेढ़ी मेढ़ी बहती हुई बालेश्वर नामक स्थान पर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बालेश्वर स्थान पर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इस नदी की कुल लंबाई 474 किलोमीटर है और लगभग 28,928 वर्ग किलोमीटर यह जल निकास इसके द्वारा होता है। ठीक है, बात खत्म हो गया, अब ज्यादा कुछ नहीं है, अब हम लोग पहुंच गए हैं मंजिल पर, वही है। आगे देखिएगा, नेचुरल लेक्स, इसमें प्राकृतिक लेक्स कुछ है जिसमें ध्यान दीजिएगा, यह बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, प्लीज देखिएगा। चिल्का झील उड़ीसा में,
खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील। आगे बढ़िएगा, कहा सबसे बड़ी तटीय झील भी है, लार्ज कोस्टल लेक चिल्का झील। फिर महानदी द्वारा अवसाद भरने से निर्मित है चिल्का झील। आगे बढ़िएगा, केलेरू झील आंध्र प्रदेश के मीठे पानी की है, केलेरू झील। फिर कहा पुलिकट झील कोरोमंडल तट दूसरी खारे पानी की सबसे बड़ी, पहला चिल्का दूसरा पुलिकट, खारे पानी की सॉल्टी वाटर जिसको होता है, खारा पानी होता है, उसकी दूसरी सबसे बड़ी झील चिल्का के बाद पुलिकट झील। आगे देखिएगा, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु के सीमा पर स्थित है, आंध्रा और तमिलनाडु दोनों के सीमा पर स्थित है पुलिकट। आगे बढ़िएगा, 15,000 हंसवार इस झील में प्रति वर्ष आते हैं। हंस जो होते हैं ना 15,000 इस झील में प्रति वर्ष आते हैं। आगे देखिएगा, यहाँ कैलिडिल्ला, नीलकंठ, बगुला, चिरांग, स्पूनबिल और तथा बत्तख पाए जाते हैं, सारे यहाँ पे पाए जाते हैं चिल्का की पुलिकट में। आगे देखिएगा, फिर कहता है रेणुका झील, इसमें कहता है कि हिमाचल प्रदेश में सिरमौर जिले नाम हुआ रेणुका झील पड़ गया उसके नाम पे। आगे देखिएगा, यहाँ चिड़ियाघर तथा लॉयन सफारी यानी काड़वा भी है। कहा वेम्बनाड केरल में है, वेम्बनाड केरल की बहुत अच्छी मानी जाती है, वेम्बनाड है। सांभर झील जयपुर से 70 किलोमीटर दूरी पर है, जयपुर राजस्थान की राजधानी भी है, कैपिटल ऑफ आर्य। देखिएगा आर्य राजस्थान, ए से स्थान हो गया, ठीक है। आगे भारत की सबसे खारे पानी की झील यानी सबसे खारे पानी की झील नहीं बताएंगे, आप लोग खोज के रखिएगा। हाँ, सबसे खारे पानी की झील कौन है नहीं बताएंगे, डब्लू रहा। आगे बढ़ते हैं, इसे रामसर सूची में अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि में शामिल किया गया है। इट इज इंक्लूडेड इन द रामसर लिस्ट ऑफ द वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, ठीक है। आगे देखिएगा, फिर कहा साइबेरियाई पक्षी जाड़े के मौसम में अभी वहां पे आएंगे, कौन झील था नहीं बताएंगे, छोड़िए। कहा वेम्बनाड झील के बारे में अब देखते हैं, इसके बाद हम देखते हैं वेम्बनाड झील के बारे में। और अभी जो साइबेरियन पक्षी की बात बोले थे, कौन झील बोले थे पता है ना, सांभर झील अभी बोले नहीं थे ना बेहुदा सब, तो काम आ रहेंगे। देखो आगे, इसे रामसर सूची में अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि में शामिल है। इट इज इंक्लूडेड इन द रामसर लिस्ट एज अ वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। कहा साइबेरियाई पक्षी जाड़े के मौसम में यहाँ आते हैं, साइबेरिया यूरोप जो होता है ना, वो लगभग कहा जाता है कि 15,000 किलोमीटर से दूरी तय करके आ जाता है। सोचो कितना मोहब्बत है इस झील से सांभर से। आगे बढ़ते हैं, वेम्बनाड झील अगर बात करते हैं, वेम्बनाड कयाल अथवा वेम्बनाड कोल 200 किलोमीटर में फैली केरल की सबसे बड़ी झील है। लार्जेस्ट लेक ऑफ केरला स्प्रेड इन 200 किलोमीटर। अरब सागर में एक संकीर्ण परिप द्वीप द्वारा इसमें अलग की गई है। इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द अरेबियन सी बाय अ नैरो सर्कुल पोलर आइलैंड, ऐसी कुछ है, छोड़ दीजिए। देखिएगा, अनेक नदियां इस झील में प्रवाहित होती है, उदाहरण के लिए पंपा तथा पेरियार। बुलर झील झेलम नदी से जल ग्रहण करती है, बुलर झील जो है झेलम नदी से जल लेती है, देखिएगा। फिर कहा उसके बाद सोपोर तथा बांदीपुर में के मध्य कश्मीर घाटी में, कहा यह भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बुलर झील है और उत्पत्ति अभिनूतन प्लाइस्टोसीन युग के दौरान विवर्तनिक क्रियाओं से यानी हुआ है। और टुलबुल परियोजना एक नौ संचालन नाव वाला जो चलता है ना, उसी को पानी में जो नाव चला ना, उसी को नौ संचालन कहते हैं। बांध तथा नियंत्रण संरचना बुलर झील के मुहाने पर है। और लोकटक झील मणिपुर संघाई हिरन, नाचती हुई हिरन वहां पे देखने को मिलती है, राज्य पशु घोषित किया गया है। लोकटक लेक, मणिपुर हिरन, संघाई डियर
किंगडम एनिमल, सॉरी हाँ किंगडम एनिमल। चलिए हाँ, यह उत्तर पूर्वी भारत में मीठे पानी और लवणीय पानी की सबसे बड़ी झील है। इट इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। फिर कहा दिस लेक इज फेमस एज फ्लोटिंग आइलैंड लेक, मतलब तैरती हुई झील, मतलब दिखाते रुक जाइए। उसके बाद कहता है वर्ल्ड बिकॉज इट कंटेन्स फ्लोटिंग पुमडीज यानी फ्लोटिंग आइलैंड। कहा यह झील विश्व में तैरती द्वीपीय झील है के रूप में प्रसिद्ध है क्योंकि इसमें तैरते हुए पुडुम्बीज यानी तैरते हुए द्वीप मतलब आइलैंड होते हैं। बात खत्म है, छोड़ो। 1990 में रामसर समझौते के तहत आर्द्र भूमि वेटलैंड होता है ना, वेटलैंड कंजर्वेशन के तहत इसको एक मान्यता रामसर होता है, उसमें इसको संरक्षित घोषित किया गया है। ठीक है, आगे देखिएगा फुमडीज वास्तव में वनस्पति मृदा तथा जैव पदार्थों की विजातीय ढेर है। अब मैन मेड मानव निर्मित कुछ देख लेते हैं, जो आदमी बनाया वो सब तो नेचर दिया। अब कुछ हमारे आपके जैसे बहुधा लोग जो बनाए, मतलब ऐसा नहीं कहिएगा, लेकिन कहने का मतलब कुछ हमारे आपके जैसे लोग जो बनाए उसको भी तो जानिएगा। कितने चीजों को हम लोग पहाड़ तोड़ करके रोड बना दिए, तो घर तोड़ करके मतलब इधर उधर तोड़ करके झील बना रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, पुष्कर झील अजमेर जिले में कृत्रिम झील है। और एक चीज और बता दूं, अजमेर जो जानते हो ना, अजमेर शरीफ, अजमेर में पृथ्वीराज चौहान का पहला राज तिलक अजमेर से ही हुआ था। उसके बाद दिल्ली में हुआ था पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज रासों में उनके बारे में लिखा गया है, पृथ्वीराज रासों में, कि उसके जैसा कोई सितारा नहीं हुआ, उसके जैसा कोई सितारा नहीं हुआ। आगे बढ़ते हैं, छोड़िए अब जाने दीजिए पृथ्वीराज साहब के बारे में, उनके बारे में पढ़िएगा। फिर कहता है निर्माण 12वीं सदी में जब लूनी नदी के नदी शीर्ष पर एक बांध बनाया गया था। नदी शीर्ष मतलब ऊपर छोटी पड़े को बांध बना दी, उसके बाद हुआ किसका निर्माण हुआ? पुष्कर झील का। और पुष्कर मेला लगता है। और एक बात बता दूं, वहीं एक ब्रह्मा जी का मूर्ति है जो कहा जाता है ब्रह्मा जी का मूर्ति है। वहीं अजमेर शरीफ भी है, ख्वाजा किसका वो दरगाह है, वहां पे कहा जाता है अकबर भी शीश नवाने चादर चढ़ाने हर समय जाते थे। जो वह सूफी संत का है, जो भी जाता है उसकी मन्नत पूरी होती है। ख्वाजा गरीब नवाज ऐसे ही कुछ है वहां। ठीक है, आगे देखिएगा, तवा जलाशय होशंगाबाद जिले मध्य प्रदेश नर्मदा नदी पर स्थित इस जलाशय का निर्माण तवा नदी पर बांध के कारण हुआ था। यह झील सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान तथा बोरीबंद जीव अभ्यारण्य की पश्चिमी सीमा का निर्माण करती है। बस उसके बाद थोड़ा और है मैनमेड के बारे में। गोविंद सागर है, राणा प्रताप सागर है, गांधी सागर है, गोविंद वल्लभ पंत जो आपको उत्तराखंड में है, निजाम सागर है, फिर नागार्जुन सागर है, कृष्ण राज सागर है, यह सारे हैं। पहला जो गोविंद सागर है हिमाचल प्रदेश में है। राणा प्रताप सागर जो है, जो जनरल कंपटीशन आगे तैयारी करेंगे उनके लिए बहुत बड़ा वीडियो होगा, आज नहीं लाइफ में 10 साल बाद भी देखोगे तो याद कर लेना, आंख बंद करके भरोसा करना। राणा प्रताप सागर यह आप देखते हैं राजस्थान में है, महाराणा प्रताप के नाम पर रखा गया था। और गोविंद वल्लभ पंत या सोनभद्र उत्तर प्रदेश, गोविंद वल्लभ पंत की बात कीजिएगा तो इसके बारे में उत्तराखंड भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उत्तराखंड वाले में। उसके बाद निजाम सागर डैम तेलंगाना का है, नागार्जुन सागर तेलंगाना का आंध्र प्रदेश का है, कृष्णा राजा सागर कर्नाटक का है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण मीठे पानी की झीलें डॉल झील, भीमताल, नैनीताल, लोकताल तथा बाड़ा पानी यानी वर्ल्ड समझ भाई नहीं, बात करते छोड़ दो। बड़ा पानी खरा पानी होगा, बड़ा पानी नहीं होगा, शिलोंग में। उसी तरह से यह बात करके कहानी आपकी खत्म होती है। जय हिंद, जय भारत। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का कोशिश करें और हमारी मेहनत को बेकार न होने दें। आपके जैसे कुछ और होनहार बच्चे इसको देखेंगे। चलिए, तब तक के लिए आपसे हम विदा मांगते हैं, फिर अगली क्लास में हमारी आपकी मुलाकात होगी। जय भारत, जय हिंद।